तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप की खबरें। अब एक खास मेहमान को अपने साथ चर्चा में हम शामिल करते हैं। काफ़ी चर्चाओं में है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है उनका परिचय कराते हुए। हमारे साथ निश्चल शेट्टी हैं, फाउंडर हैं वजीर एक्स से। थैंक यू सो मच निश्चल, अपना कीमती समय देने के लिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है उस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले साइबर अटैक के बाद प्लेटफॉर्म के रीलॉन्च प्रोसेस के बारे में बताइए। एक लंबी यात्रा रही है और लंबा गैप भी रहा है, किस तरह का प्रोसेस अपनाया गया? श्योर। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक्स अ लॉट। ये अगर आप लास्ट 15 मंथ्स लगा था हमको ये प्लेटफॉर्म वापस लाने में। साइबर अटैक जो हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था, और ये 15 महीने में हम लोग का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म को, वजीर एक्स को वापस रीस्टार्ट करें, ताकि सब कस्टमर्स को उनका फंड का एक्सेस मिले। और इसमें हमने एक स्ट्रैटेजी जो डिवाइस किया था वो था RRR, लाइक पहले रिस्ट्रक्चर करो एंड देन रीस्टार्ट करो एंड बाद में रीबिल्ड किया जाएगा। और हमने अभी रिस्ट्रक्चरिंग खत्म कर दिया। सिंगापुर कोर्ट में हमको रिस्ट्रक्चरिंग का अप्रूवल मिला है, और उसके बाद हमने रीस्टार्ट भी सक्सेसफुली अभी कर दिया है, तो प्लेटफॉर्म अभी कम्प्लीटली रीस्टार्ट हो गया है। और अब हम रीबिल्डिंग फेज में जा रहे हैं। रीस्टार्ट में हमने क्या किया, क्योंकि प्लेटफॉर्म कुछ समय से ऑपरेशनल नहीं था, तो हमें पता था कि डे वन जब हम लॉन्च करेंगे तो ऐसे कई यूजर्स रहेंगे जिनको क्रिप्टो अपने क्रिप्टो बेचने होंगे, या तो प्लेटफॉर्म में से सब कुछ विड्रॉ करना होगा। और ऑल्सो ऐसे कई लोग रहेंगे जिनको नए क्रिप्टो टोकन्स खरीदने हैं, डिपॉजिट करने हैं। तो हमने 4 फेजेस में रीस्टार्ट किया। तो हमने फ्राइडे को, October 24 फर्स्ट डे था हमारा रीलॉन्च का। उस दिन हमने सब टोकन्स लिस्ट नहीं किए, हमने करीब अबाउट 70 टोकन्स लिस्ट किए थे। और फिर रोज 25th को अनदर 70 टोकन्स लॉन्च किए। फिर वैसे ही करते करते हमने मंडे अबाउट 200 के ऊपर टोकन्स लॉन्च किए। और उसमें हमने क्या किया, एवरी टाइम हम जब टोकन्स लिस्ट कर रहे थे, हम फोकस कर रहे थे कि लिक्विडिटी कैसे लाए। बिकॉज अगर लिक्विडिटी रहेगा तो जब भी हमारे कस्टमर्स जिनको बेचना है क्रिप्टो, उनको सही प्राइस मिले। तो ये स्ट्रैटेजी काम कर गया, जहाँ पे हमने जो स्लो एंड स्टडी पेस से किया, तो यूजर्स को रेट्स जो है वो ग्लोबल रेट्स के रेंज में मिले। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हमको पता था कि लोग पैनिक करेंगे अगर जैसे ही आप प्लेटफॉर्म स्टार्ट करोगे, लोग पैनिक से सेल करेंगे और उसमें प्राइसेस अगेन वापस नीचे जाते। तो स्टार्ट करने से करीब एक हफ्ते पहले हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, जहाँ पे हम यूजर्स को और सब कस्टमर्स को हम बताते थे कि जब प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट होगा आप पैनिक सेल मत करो। टाइम है, आप आप आपका टाइम लो और मार्केट्स को समझो, रेट्स को देखो, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। तो वो कई लोगों को समझ में आया, और उसकी वजह से हमने इम्पैक्ट देखा कि बहुत मिनिमम इम्पैक्ट था। जब हमने स्टार्ट किया, पैनिक सेलिंग बहुत कम हुआ। और अभी करीब प्लेटफॉर्म पे रेट्स भी ऑलमोस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रेट्स पे आ गए हैं। जी बिल्कुल, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है निश्चल। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं, चूंकि एक तरह का रीस्टार्ट है, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट दोबारा जीतने के लिए किन किन फ्रंट पे काम किया जा रहा है? दूसरा, जिन लोगों ने साइबर अटैक के बाद लॉस झेला था, उनके लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल। देखो, आई थिंक एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अगर ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस ग्लोबली भी देखोगे, अटैक्स तो बहुत एक्सचेंजेस पे हुए। और जिस एक्सचेंज पे ऐसे बड़े अटैक्स होते हैं, वहाँ पे आई थिंक करीब हर एक एक्सचेंज जहाँ पे सिग्निफिकेंट अटैक हुआ, उन्होंने यूजुअली वो लोग लिक्विडेशन में जाते हैं, फिर वापस रीस्टार्ट नहीं करते। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कई साल लग जाते हैं लिक्विडेशन में, और यूजर्स को भी जो रिटर्न्स है वो बहुत कम मिलता है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जब हम रीस्टार्ट करेंगे, जितना मैक्सिमम हम लोग रिटर्न दे सकते हैं वो देंगे। बट जस्ट उतना नहीं है, एक बार स्टार्ट करने के बाद क्या हम और कमा के वापस यूजर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिव से हमने रीस्टार्ट किया। तो अभी जैसे अभी जब स्टार्ट किया, तो 85% जो यूजर्स को 85% का फंड का वैल्यू डे वन से मिल रहा है। और अभी बाकी का जो 15% है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट 3 साल तक ये स्कीम के अंदर है,
जो स्कीम हम लोग का अप्रूव हुआ है कि नेक्स्ट 3 साल तक हम प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे, जहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होगा हम लोग उसका एक हिस्सा यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि अगले 3 साल में हम लोग 100% रिटर्न दे पाए। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हम फंड, ये जो चोरी हुआ था उसके रिकवरी पे भी हम एफर्ट डालेंगे, और उसमें जो भी हम फंड्स ला सकते हैं वो वापस यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक बहुत ही आई थिंक यूनिक चीज़ है। ये ऐसा आप कोई ऐसे कोई एक्सचेंज नहीं है जो इतने बड़े अटैक के बाद वापस रीस्टार्ट हुआ है। तो ऐसा कोई प्ले बुक भी नहीं है। हम लोग पहली बार कर रहे हैं सबके साथ। आई मीन जैसे ये बिल्ड करेंगे, आई थिंक दूसरे एक्सचेंजेस को भी समझ में आएगा कि एक नया पाथ भी है अगर कभी ऐसा कुछ अटैक होगा। बिकॉज क्रिप्टो में क्या हो रहा है, ये एक नया इकोसिस्टम है, राइट? एंड अटैक जो है, ये सब नए टाइप के अटैक्स हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसको मेच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और तब तक आई थिंक ऐसे सब अटेम्प्ट्स, यू नो इट विल बिकम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनेगा कि अगर कभी ऐसा कुछ किसी और एक्सचेंज के साथ होता है तो कैसे एक्सचेंज को एक नया तरीका मिलेगा कि आप वापस रिस्टार्ट करो। दूसरा कि हम लोग ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ किया है वो है कि एक कस्टडी प्रोवाइडर है बिटगो, जो दुनिया का लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट है। वो लोग $90 बिलियन के ऊपर का एसेट वो लोग आज के दिन में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने हमारा जो मेजोरिटी जो एसेट्स है वो बिटगो अकाउंट में डाल दिया है। तो अब बिटको का मेन मोटिवेशन क्या है कि आपके फंड्स कैसे सेफ रखे। और हम एज एन एक्सचेंज हम फोकस करना चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे दें। हमको अभी जो फंड सेफ्टी है वो अभी बिटको के पास है, तो हम फोकस करेंगे हमारे प्रोडक्ट पे, हम आपको बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसे दें और लिक्विडिटी कैसे लाए। तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करेंगे। यूजर्स को थोड़ा आई वुड से भरोसा और बढ़ेगा कि बिटगो जैसा एक बड़ा कस्टडी प्रोवाइडर हमने ले ले लिया है। उनके पास इंश्योरेंस भी है, कुछ $250 मिलियन का इंश्योरेंस भी है। तो यही सब अप्रोचेस हमने अभी फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। एक चीज निश्चल मैं समझना चाहता हूं आपसे कि भारत में जो क्रिप्टो को लेके रेगुलेशंस और बाकी चीजें हैं, उसमें जो बदलते माहौल की बात की जा रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं और इसका कंपनी पर आने वाले वक्त में क्या असर पड़ने वाला है? आई थिंक इंडिया रेगुलेशंस, देखो अभी आप पहले तो ग्लोबल रेगुलेशंस देखोगे, राइट? तो जैसे यूरोप में मीका आ गया है, जो एक वहाँ पे एक क्रिप्टो का फ्रेमवर्क बन गया है। यूएस में कुछ फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं स्टेबल कॉइन के अराउंड। और फिर साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो रेगुलेशंस आए हुए हैं। इंडिया में मैं मानता हूँ कि इंडिया एक यूनिक मार्केट है और हमारे कंट्री में हमारे खुद के यूनिक चैलेंजेस है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे कंट्रीज के रेगुलेशंस को यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें। हमें ग्राउंड ग्राउंड अप से बनाना पड़ेगा हमारे कंट्री के लिए क्या सही रहेगा, क्या फ्रेमवर्क राइट रहेगा, और उसमें टाइम लगेगा। एंड आई थिंक अब जो हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन में क्लैरिटी है इंडिया में अभी, कि अगर आप क्रिप्टो में अगर आप कमा रहे हो तो कितना टैक्स भरना चाहिए, टीडीएस है। भले ही हम एज एन इंडस्ट्री हम चाहते हैं कि टीडीएस को थोड़ा और घटा दे। अभी 1% है तो मे बी 0.01% करो, ताकि आपको ट्रैकिंग भी मिल जाए और यूजर्स ट्रेडिंग भी कर पाए। बिकॉज अभी 1% में उनका कैपिटल, अगर आप हैवी ट्रेडर हो तो आपका बहुत कैपिटल टीडीएस में अटक जाता है। तो उसके लिए हम एज एन इंडस्ट्री ये रिक्वेस्ट करें कि टीडीएस को घटाना चाहिए, ताकि ट्रैकिंग भी हो जाए बट यूजर्स को प्रॉब्लम नहीं हो। एंड देन एफआईयू रजिस्ट्रेशन आ गया इंडिया में, कुछ सालों से है, जहाँ पे आपको केवाईसी कैसे करना चाहिए, कंप्लायंस कैसे करना चाहिए, अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको कैसे रिपोर्ट करे। तो ये सब अभी क्लैरिटी आ गया है। तो आई थिंक इंडिया स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले रहा है, जबकि कुछ कंट्रीज ने जैसे डायरेक्टली फ्रेमवर्क बना दिया। आई थिंक इंडिया का अप्रोच बेटर है, बिकॉज आप देख रहे हो एज ए नेशन कि आपके कंट्री में क्या चल रहा है और उसको कैसे टैकल करें। आई थिंक वो सही अप्रोच है। तो मे बी नेक्स्ट 2-3 साल 4 साल में आई थिंक इंडिया में मोर रोबस्ट फ्रेमवर्क बन जाएगा। बट करंट स्ट्रैटेजी आई थिंक सही है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, रादर देन कोई और कंट्रीज कर रहे हैं तो बस उसको देख के इम्प्लीमेंट कर लो। वो इंडिया जैसी कंट्री में नहीं चलने वाला है। हमारा हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, यूनिक है। हमारे खुद के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कस्टमर्स का बिहेवियर अलग है। तो इसमें आई थिंक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो इंडिया अभी ऑलरेडी ले रहा है, आई थिंक दैट्स द राइट अप्रोच।
एक आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है निश्चल, और मेरे ख्याल से जो भी यंग एंटरप्रेन्योर आपको सुन रहे होंगे उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा फेज था इतने बड़े सेटबैक का, इसमें पर्सनली आपने क्या कुछ सीखा और यंग एंटरप्रेन्योर को क्या टिप्स देंगे? आई थिंक सीखा तो बहुत कुछ है। 15 महीना जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट टाइम था एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ कंपनी, इवन हमारे कस्टमर्स के लिए। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ जिसकी वजह से इतने डिफिकल्ट टाइम में भी हम लोग सेल थ्रू कर पाए, आई थिंक वो था कि हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव था कि कुछ भी हो, कस्टमर के लिए जो भी कर सकते करेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हम लोग हमेशा से मिशन ड्रिवन है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव इवन क्रिप्टो में आने का था कि मैं नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इट वाज नॉट लाइक जब मैंने स्टार्ट किया ऐसा नहीं था कि कैसे एक स्टार्टअप बनाए या तो कैसे एक बिजनेस बनाए। ऑब्जेक्टिव था कि कैसे नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। और वहाँ पे हमने देखा कि क्रिप्टो एक नया टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन आप देखोगे तो यंग पॉपुलेशन है, जिसको टेक्नोलॉजी समझ में आता है और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो इंडिया को कैसे हम एक ग्लोबल क्रिप्टो का सुपर पावर बनाए। और हमने वो सोच के फिर सोचा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और वैसे वहां से हम लोग का एक्सचेंज का आइडिया आया था। तो आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर आप जब भी कुछ स्टार्ट करते हो, राइट, आप अगर आप का एंड गोल एक एक मिशन रहेगा विच इज आपके स्टार्टअप या कंपनी से ऊपर रहेगा। एंड आइडियली आई वुड से हम लोग सब एंटरप्रेन्योर्स अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। अगर आप नेशन बिल्डिंग का ऑब्जेक्टिव रखोगे, राइट, तो कितना भी प्रॉब्लम आएगा आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो आप बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये आई थिंक मिशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपका वो सॉलिड मिशन रहेगा, राइट, तो कितना भी प्रॉब्लम है आपको लगेगा कि ये सॉल्व करूंगा तो मिशन के और करीब जाएंगे हम लोग। तो हम लोग के लिए वो बहुत हेल्प किया। तो कस्टमर फोकस और मिशन दैट यू आर फोकस्ड ऑन, आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा निश्चल आपसे बातचीत करते हुए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही इस बात की तारीफ करनी होगी कि बहुत पेशेंस रहा है आप में, और आपने अपने कारोबार में जो कहते हैं ना कि बिजनेस के जो मूल सिद्धांत हैं उनको कहीं ना कहीं अपनाया, और उसकी वजह से आज एक रीस्टार्ट, एक रीबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ये थे निश्चल शेट्टी, फाउंडर वजीर एक्स से। और अब यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और खास मेहमानों से मिलवाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। बढ़ते हैं अपने अगले खास मेहमान की तरफ। हमारे साथ अर्पित मित्तल साहब जुड़े हुए हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्पीक एक्स से। थैंक यू सो मच अर्पित, अपना कीमती समय देने के लिए। और अच्छा तजुर्बा आपको हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की देखी हैं। तो हमें बताइए, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको लगता कैसा है, किस स्टेज में है, किस तरह का ऑब्जर्वेशन है आपका? तो देखिए, पिछले 20 सालों में काफ़ी इंडिया ने प्रोग्रेस करी है। और लेटली अगर आप पिछले 4-5 साल में देखोगे तो काफ़ी हमने नॉट ओनली कंपनीज हु आर सॉल्विंग फॉर इंडिया, बट कंपनीज हु हैव कम अप फ्रॉम इंडिया एंड सॉल्विंग फॉर द वर्ल्ड। तो वो भी एक सिनेरियो डेवलप हो गया है। और हम लोग काफ़ी इनोवेशन के अंदर इस टाइम आई थिंक फोरफ्रंट पे है। जितना जिस पेस पे इनोवेशन इंडिया में आज की डेट में हो रहा है, आई डोंट थिंक वर्ल्ड में कहीं भी और आज आज उस स्पीड से इनोवेशन हो पा रहा है। So as a country, we have really given a lot of great companies, exemplary companies to the world. जहाँ पे आज हम लोग देखते हैं कि across the world से people are looking at India कि this is a space, this is a place जहाँ पे आने वाले next 10 to 20 years multiple breakthrough startups create होंगी। अर्पित, चूंकि ये पहली मुलाकात है हमारी आपसे, और हिंदी ऑडियंस से आपसे बातचीत हो रही है, तो ज़रा अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताएं। कहाँ से आपने शुरुआत की, और इसकी चुनौतियाँ और अचीवमेंट, ये सारी बातें ज़रा स्पष्ट तरीके से बताएं। देखिए, हमने इसको स्टार्ट कोविड में किया था 2020 में। तो तब हम लोग काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे।
बच्चों के लिए हमारा इंटरेक्टिव यूट्यूब प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम हॉबी क्लासेस सिखाते थे, लाइक ड्राइंग, डांस, जीके, वोकेबलरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इस तरह की क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते थे। और एक सिंगल क्लास में क्लोज टू 1 to 2 लाख किड्स आते थे। बट कोविड के बाद चीज़ें चेंज हुई। लॉकडाउन की वजह से सब बच्चे घर में थे, तो उस पॉइंट इन टाइम पे हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेलेवेंट था उन लोगों के लिए। बट धीरे धीरे करके जैसे चीज़ें ओपन अप हुई, तो बच्चे वापस से अपने फिजिकल वर्ल्ड में चले गए। तो बट एक चीज़ हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, वो था हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का प्रोग्राम। तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के। तो हमने कैपिटल भी रेज किया था येलो क्लास के लिए, अराउंड $7.5 million रेज किए थे। बट फिर हमने आफ्टर 3 years डिसाइड किया कि हम येलो क्लास पिवट करेंगे, उसको बंद करके हमने जनवरी 24 में स्पीकेक्स को स्टार्ट किया, एकदम ग्राउंड जीरो। तो इंडिया में खाली बच्चों में नहीं, एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के, क्योंकि हम एज अ कंट्री मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं हम लोग। तो एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए जिसमें हम लोग सब आपस में इंटरेक्ट कर सकें। सो इंग्लिश इज़ दैट लैंग्वेज, और इट्स नॉट ओनली अ लैंग्वेज फॉर इंडिया, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज है। खाली इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ओपन अप नहीं होती है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। और एआई के वर्ल्ड में तो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे अगले 5 से 10 साल में, तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आर गोइंग टू बी दी मेन स्किल दैट यू विल कैरी। क्योंकि काम तो बहुत सारा आज एआई कर रहा है, तो लोग अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रख के हमने स्पीक एक्सो स्टार्ट किया, जहाँ पे वी हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम लोग इंग्लिश के अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, रीडिंग है, राइटिंग है। अ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को बेहतर इंग्लिश में बोलना सिखाते हैं। तो ये हमने पिछले 1.5 साल में 10 लाख से ज़्यादा लोग हम लोग इंग्लिश हमारे प्लेटफॉर्म पे सीख चुके हैं। देखिए, स्टार्टअप का शो है, बिना नंबर्स के बात तो नहीं बनेगी, तो जरा बताइए अपने नंबर्स के बारे में भी, अपने इन्वेस्टर जर्नी के बारे में भी, और फिलहाल कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेट है उसके बारे में। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया था, येलो क्लास में रेज किए थे $7.5 million। उसके बाद में काफ़ी टफ टाइम देखा हमने, जब हमने एक्चुअली येलो क्लास को बंद किया, तो तब ऑलमोस्ट हमारी फंडिंग ख़त्म हो गई थी और प्रोडक्ट चल नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली उस पॉइंट इन टाइम पे तो कोई फंडिंग करता नहीं। बट देन वी टुक दी हार्ड कॉल कि नहीं, बंद करके हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली रियलिटी ये थी कि सबने राइट ऑफ कर दिया था। तो मैं और मेरी टीम थे, टीम में 20 लोग थे हम लोग। तो हमने कहा कि नई शुरुआत करते हैं, और रिस्क लेना तो इनएविटेबल है अगर आपको एक मीनिंगफुल कंपनी क्रिएट करनी है। तो हमने स्टार्ट किया था Jan 24 में। और इस बार जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा कि हमने इसको कंपनी को प्रॉफिटेबली बनाएंगे। लाइक एंड देयर आर एग्जांपल्स टू दिस। जीरोधा इज अ ग्रेट एग्जांपल, जहाँ पे कि कंपनी को स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबली क्रिएट किया गया है। प्योर टेक स्टार्टअप है। तो ये एक मिथ है कि टेक स्टार्टअप प्रॉफिटेबली बिल्ड नहीं हो सकती है और स्केल नहीं होती है। तो हमने 11 महीने में कंपनी को प्रॉफिटेबल कर लिया। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमने अभी रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ रुपीज रेज की है फ्रॉम वेस्टब्रिज कैपिटल, एलिवेशन एंड गुड वाटर। तो तो अब कंपनी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी ग्रो कर गए हम लोग। हम लोग क्लोज टू 100 करोड़ टाइप का रेवेन्यू कर रहे हैं साल का, और अराउंड 20-25 करोड़ टाइप का प्रॉफिट भी कर रहे हैं। अर्पित, एडटेक प्लेटफॉर्म्स की जो चुनौतियां रही हैं, वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हमने दिग्गजों को भी धराशायी होते देखा है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी भी आप कोर चैलेंज क्या देखते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज एजुकेशन के अंदर आता है ट्रस्ट का। तो देखिए, अगर हम कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उठा के देखेंगे, एडटेक स्पेसिफिक एजुकेशन ही है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप दे तो एजुकेशन ही रहे हो। तो आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे अपने कस्टमर्स के साथ में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फास्ट ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स ले लेते हैं बहुत बार। तो तो यही चैलेंज रहा है एजुकेशन के अंदर, क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग जिस पे लोग डिफॉल्ट खर्च करते ही हैं।
इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान जितना खर्च कर सकता है उससे ज़्यादा खर्च करता है, जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि उसको ये है कि मैं खुद अच्छा करूँ, मेरे बच्चे अच्छा करें। तो लोग बाग ना इसमें कंजर्वेटिव नहीं होते एजुकेशन को लेकर के। और देन हिस्ट्री में हमने देखा है कि जब ये दिखता है कि लोग किसी चीज़ के पैसे देने के लिए तैयार है, तो हम मतलब एज अ कम्युनिटी, राइट, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस विद मल्टीपल स्टार्टअप्स जो कि शायद आज अच्छा नहीं कर रहे हैं या आज नहीं है, तो ट्राई किया कि कैसे हम और ज़्यादा पैसे ले लें या जल्दी पैसे ले लें। तो एजुकेशन आपको ट्रस्ट बिल्ड करके तभी तभी कोई कंपनी ग्रो करेगी अगर वो लोगों को एक्चुअल में वैल्यू ऐड कर पाएगी या लोगों के साथ में ट्रस्ट क्रिएट कर पाएगी। सिर्फ सेल करने से या सेलिंग करने से आप बेच तो लोगे और रेवेन्यू भी आ जाएगा, बट उससे कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी लॉन्ग रन में। थैंक यू सो मच अर्पित, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और आपको आपके कारोबार के लिए और आपके नई जो आपकी तैयारी है, डेवलपमेंट्स हैं, उन सभी के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं।